दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, हजारों उम्मीदवार, 543 लोकसभा की सीटें, 1.5 करोड़ लोग कराएंगे लोकसभा का चुनाव। आज के अपने इस पॉलिटिकल पंचायत वाले वीडियो में मुख्य रूप से 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे बीजेपी के बारे में, जिसकी सरकार इस समय हमारे देश में है, उसके कमियों के बारे में और क्या क्या अच्छा काम उन्होंने देश के लिए किया है, देश के नागरिकों के लिए किया है। साथ ही जो एनडीए अलायंस बना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो में दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के बारे में, उनकी क्या क्या अच्छाइयां रही है और पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा जो राहुल गांधी वो एक्टिव रहे हैं, तो उनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही में उनका जो इंडिया अलायंस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है इस वीडियो का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे टॉपिक में पिछले 3 लोकसभा चुनावों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे, किस राज्य में से कितना कितना सीटें किस पार्टी को मिली इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। दोस्तों इन तीनों टॉपिकों को हम आगे के वीडियो में डिटेल करेंगे। पहले चुनाव से संबंधित आपको छोटी छोटी बातें हम बता देते हैं। ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, 18वां लोकसभा का आम चुनाव है, जो 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक ये चुनाव होगा और 4 जून को इस लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा और ये पता चलेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी से बनेगा और अगले 5 साल तक हमारे देश को कौन चलाएगा। हर तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है, हर पार्टियां दमखम से आगे आ रही है, हर प्रत्याशी इस चुनाव में ताल ठोक रहा है और सत्ताधारी बीजेपी सरकार मीडिया के साथ इस लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूती से खड़ी होती हुई दिख रही है। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टियों को जुड़ने और टूटने का जो सिलसिला है वो चालू हो गया है। एनडीए और इंडिया जैसे जो बड़े पार्टी हैं छोटे छोटे पार्टियों को अपने अंदर मर्ज कर रहे हैं। दौड़ की शुरुआत हो चुकी है, अब देखना है इस दौड़ में कौन कहां तक जाएगा, कौन कहां जाकर रुकेगा। आखिर क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। जो विपक्षी पार्टियां वो बीजेपी को घेर रही है, वो बोल रही है कि बीजेपी अगर अगली बार सरकार में आती है तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगी, भारत में तानाशाही शासन ला देगी, संविधान को मिटा देगी। तो इसके भी बारे में थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करेंगे, बाकी इसका डिटेल हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार है जो हर 5 साल में एक बार आता है और हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने मनपसंद सरकार को चुन सके, हम अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनकर अपने क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भेज सके, ताकि वो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे देश का विकास करे। अगर हमारी चुनी हुई सरकार हमारे देश के शिक्षा पे, सुरक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रही है तो ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी सरकार हमारे देश के लोकतंत्र को डैमेज कर रही है, देश में तानाशाही शासन ला रही है, तो ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि उस सरकार को हम पूरी तरीके से उखाड़ के फेंकें। दोस्तों इन नेताओं को कुर्सी से इतना प्यार होता है कि उस कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लाखों लोग को मार सकते हैं, लाखों लोग को मरवा सकते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं, तानाशाही शासन ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग अपने कुर्सी को बचाने के लिए। किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी वादा कर सकते हैं। इसके मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहला एग्जांपल हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी रहा कि जो जिन्ना थे वो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। यहाँ भी मुख्य रूप से कुर्सी की ही लड़ाई थी और इसी कुर्सी की वजह से भारत के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इस टुकड़े में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थी, लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, कितना रेप हुआ, कितने लोग के गला काटे गए, बहुत ज्यादा जो हिंसा हुआ। तो कुर्सी की वजह से भारत के 2 टुकड़े हो गए। दोस्तों जो भारत की राजनीति है अक्सर वो धर्म पे लड़ी जाती है, जाति पे लड़ी जाती है, क्षेत्र पे लड़ी जाती है, जिसके वजह से इस राजनीति में जो मुद्दा है, जो असली मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, वो गायब हो जाता है। दोस्तों अपनी आंखें खोलकर देखिए एक्चुअल में ये देश कहां जा रहा है। आपको जो इतना आजादी मिली है, क्या ये आजादी आपसे अगले कुछ सालों में छीनी जा सकती है? क्या हमारा जो लोकतांत्रिक देश है वो तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है? इन सारी चीजों को आप देखिए और सोचिए। चलिए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, एनडीए अलायंस के बारे में। एनडीए अलायंस में कुल 37 पार्टियां हैं और इन सारी पार्टियों को लीड कर रही है बीजेपी
और बीजेपी में सबसे जो चेहरा फेमस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पिछले 9-10 साल में मोदी सरकार ने एक पे कई बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, बहुत बड़े काम देश के लिए किए हैं, जैसे आर्टिकल 370 हटाना, नए संसद भवन का निर्माण कराना। सन 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी किया, उसमें भारत के जितने भी नोट थे उनको पूरी तरीके से पुराने नोटों को बंद कर दिया गया, लेकिन यह नोटबंदी बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। इस नोटबंदी की वजह से 3 लाख छोटे छोटे कंपनियों को बंद कर दिए गए, जिसमें काम कर रहे 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर के 2 भागों में तोड़ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसकी वजह से अब जो लद्दाख के लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो कि 21 दिन तक भूख हड़ताल पर भी लद्दाख के ठंडियों में बैठे थे। लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने के लिए, लद्दाख के पास 2 MP देने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना। चौथा, भारत आयुष्मान योजना, जिसके तहत भारत के गरीब लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। और भारत में न्यू संसद भवन का निर्माण कराना, भारत में बहुत ज्यादा रोडों का निर्माण कराना और सारे बहुत बीजेपी की छोटी छोटी उपलब्धियां थी जो उन्होंने अपने शासन काल में इस देश के लिए किया। अब बात करते हैं बीजेपी के निगेटिव कार्यों के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी का जो दर है वो 83% हो गया है। पिछले 20 सालों में 30% से ज्यादा बेरोजगारी में वृद्धि हुआ है भारत में। दोस्तों, हमें विश्व गुरु होने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में भारत का हाल है वो कुछ अलग ही है, जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है, जो मीडिया है वो बता नहीं रही है। इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि देश में गरीबी, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है और इस देश के कुछ उद्योगपति लोगों का जो पैसा है, जो संपत्ति है, वो दिन दूनी रात चौगुनी के स्पीड से बढ़ रहा है। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड घोटाला ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है और इस पे हर एक व्यक्ति बीजेपी पे सवाल उठा रहा है। लगभग 30 ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर ED, CBI, IT का छापा मारा गया, रेड पड़ा और उसके बाद वो कंपनियां करोड़ों का बॉन्ड खरीदती है। और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि ED, CBI, IT को लेकर मोदी सरकार कंपनियों से फिरौती ले रही है, उनसे हफ्ता वसूली कर रही है। वो कंपनी जो करोड़ों का बॉन्ड खरीदेगी और बीजेपी को चंदा देगी, उसी कंपनी को धंधा मिलेगा, उसी कंपनी को जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है वो दिए जाएंगे। आज के मीडिया का स्तर तो इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पहले जो भी विपक्षी पार्टियां हुआ करती थी वो ED, CBI, IT पर उंगली उठाया करती थी, उनके खिलाफ बोला करती थी, चुनाव आयोग के भी खिलाफ बोलती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, भारत के सभी लोग मीडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। मीडिया को तो विपक्ष का साथ देना चाहिए, जो कि एक मजबूत डेमोक्रेसी का ये पहचान है। जिस देश में जितनी मजबूती से विपक्ष खड़ा रहेगा, उस देश का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उतना ही मजबूत रहेगा। लेकिन आज हमारा विपक्ष बिल्कुल अकेला पड़ गया है। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत में कई सारे आंदोलन हो रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन हो गया, छात्र आंदोलन हो गया। लगभग 1 साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, छात्र आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर लीक हो जा रहा है, लद्दाख में हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। इन सारी चीजों को मोदी और गोदी मीडिया द्वारा पूरी तरीके से ढका जा रहा है, इनके ऊपर ग्रीन पर्दा उड़ा दिया जा रहा है। इस पे कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है, इस पे कोई भी बहस नहीं हो रही है। पहले की मीडिया क्या थी कि पहले की मीडिया में जो नेता थे वो झूठ बोलते थे, जो लोग थे वो झूठ बोलते थे, तो मीडिया क्या करती थी कि पकड़ पकड़ सच सबके सामने लाती थी। लेकिन आज की मीडिया क्या हो गई है कि यहाँ पे मीडिया झूठ बोल रही है, एक्चुअल में जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार का, वो उसको दिखाई नहीं रही है। दोस्तों, बीजेपी में ऐसे भी बहुत सारे नेता हैं जो घोटालेबाजी में लिप्त पाए गए हैं, उसमें पूरी तरीके से डूबे हुए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे पार्टी के थे और वो बीजेपी में आ गए, जहां की आने के बाद वो पूरी तरीके से शुद्ध और साफ हो गए। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, सोचिए 70,000 करोड़ का घोटाला एक व्यक्ति करके बैठा है। प्रफुल्ल पटेल 840 करोड़ रुपए का एयर इंडिया घोटाला, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला, जय पांडा जमीन घोटाला, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम कितने लोगों को नाम गिनाएं। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। भारत की 26 पार्टियों ने मिलकर
इंडिया अलायंस बनाया है जिसे लीड कर रही है कांग्रेस। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव है चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव मैदान में। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बहुत ही सफल रही। वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक गए और उस दौरान उन्होंने भारत के बहुत सारे लोगों से मिला, जिसमें गरीब थे, मजदूर थे, तरह तरह के लोग थे। उनसे बात करते थे, उनके प्रॉब्लम को सुनते थे और समझते थे। दोस्तों, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, तो क्या कांग्रेस उसको टक्कर दे पाएगी? क्या कांग्रेस बहुत मजबूती से सत्तारूढ़ी बीजेपी के सामने खड़ा हो सकती है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो भी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, 10 साल तक टिक जाती है तो अगले चुनाव में वो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस समय बीजेपी की 17 राज्य में सरकार है। बहुत सारे राज्यों में उन्होंने खुद के दम पे सरकार बनाई है, बहुत सारे राज्यों में उन्होंने गठबंधन के दम पे सरकार बनाई है। विपक्ष में कांग्रेस के पास भी जो पार्टियां वो बहुत ही मजबूती से जुड़ी है और बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। उन पार्टियों के पास जो अपना वोट बैंक है वो भी काफी अच्छा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस पार्टी में बीजेपी को अच्छा सीट मिलेगा, बीजेपी जीत भी सकती है। लेकिन जो कांग्रेस है वो पिछले चुनावों से बहुत ज्यादा बेहतर कर सकती है, इसका आशा हमें है। और हमारे देश के लोगों को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम सब जाकर वोट दें, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जो हमारी सरकार है, जो हमारी मनपसंद सरकार है, हम उसे वोट दें जो मुद्दा पर काम करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम करे, जो देश में हो रहे विवादों को कम करे, जो लोकतंत्र को मजबूती से रखे। ऐसी सरकार को हमें चुनना चाहिए, ऐसी सरकार को हमें वोट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।